गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर। और सबसे पहले आप सभी को जो बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। कल से आप लोगों के पेपर शुरू हो रहे हैं और सभी को पता भी है कि पहला पेपर इस बार जो है फिजिक्स का ना होकर मैथ्स का है। मैथ्स का फर्स्ट पेपर है, फिर सेकेंड है और थर्ड है। और उसमें जो है गैप भी जो है अच्छा खासा मिला हुआ है। 2 दिन का गैप आपको सेकंड पेपर के लिए है और थर्ड पेपर के लिए भी आपको 1 दिन का गैप मिला है। चूँकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में इसके अलावा जो है गैप बिल्कुल नहीं है, आपको लगातार उसके बाद पेपर है। केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है, देन फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है, देन फिजिक्स है। ऑल्टरनेट वेज में जो है आपका केमिस्ट्री फिजिक्स चलेगा और उसमें कोई गैप भी नहीं है। हाँ, डेट शीट मैंने भी नोट किया है। और चूँकि बहुत बच्चों के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू भी, कि सर आप छोटा सा वीडियो बना के जो है आप थोड़ा सा हमारा जो है मार्गदर्शन करिएगा फिजिक्स से रिलेटेड भी, और थोड़ा सा मोटिवेशनल जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि हमारा जो है इस बार फर्स्ट ईयर है और हमें बिल्कुल भी जो है आइडिया नहीं है कि भाई क्या सा पेपर कैसा है, कैसा होता है, नियम एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको फिजिक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जैसे आपका एग्ज़ाम है, आपका तो कल एग्ज़ाम है लेकिन पेपर जो है दरअसल आज से शुरू हुए हैं। आपको जो क्या है, इस बार जो है पेपर 3 घंटे का है, 3 आवर का है। पिछली बार तो MCQ था, लेकिन इस बार थ्योरेटिकल पेपर है, 3 आवर का पेपर है। पहले क्या होता था कि भाई आपको किसी का अगर पेपर हो गया है तो 2 घंटे बाद पेपर दे के जा सकता था, लेकिन इस बार अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार आपको जो है किसी का अगर पेपर पहले भी हो गया है तो वो भी 3 घंटे होने के पश्चात ही वो परीक्षा कक्ष से बाहर जाएगा। मतलब आपको 3 घंटे बैठना है और फिर पेपर करना है। दूसरा ये है कि आपको बी शीट नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स जो है उसके अनुसार आपको जो है एक ए शीट मिलेगी, एक कॉपी मिलेगी जो आपको मिलती है, मेन कॉपी। और आपको जो भी है जितना भी करना है आपको उसी में करना है। उसके अलावा आपको अलग से जो है बी शीट प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। तीसरा आपका ये है, आप कुछ भी अनफेयर यूज़ नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। अनफेयर मीन्स जैसे कि कोई मोबाइल लेके आ जा रहा है, कोई पर्ची लेके आ जा रहा है, कोई फर्रा लेके आ जा रहा है, तो इस तरह का अनुचित जो माध्यम जो है आप नहीं अपनाएंगे। क्योंकि आज भी से जैसे पेपर शुरू हुआ है तो आज जिस रूम में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ भी एक लड़का जो है मोबाइल लेके अंदर क्लास में आ गया। 2 घंटे बाद पता चलता है कि मोबाइल लेके आया है, तो उसका क्या हुआ, सीधा रेस्ट्रिक्शन हो गया है। रेस्ट्रिक्शन समझते हो आप, 2-3 साल के लिए आप सीधा कॉलेज से बाहर हो। तो इस तरह के अनुचित माध्यम आपने नहीं अपनाने हैं, गलत रास्तों पे नहीं चलना है। आपको जितना आता है आप अपनी ईमानदारी से अपना काम करें और अनुचित माध्यमों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कोई ब्लूटूथ, कोई मोबाइल, बार बार वार्न करने के बाद भी आपको वो लड़का ले आया था क्लास में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी एक लड़की पकड़ी गई, वो भी पर्ची लेके आई थी, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तीसरा, आप जो भी आपको पेपर मिल रहा है क्लास में, कॉपी मिल रही है, पेपर में आप कोई भी टिक नहीं लगाएंगे। टिक नहीं लगाएंगे, इतना आपको वहाँ जो क्लास में कक्ष निरीक्षक होगा वो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको कल। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी कि आपको जो पेपर वगैरह मिलेगा उसमें अपना पेंसिल, पेन किसी भी टिक नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ टिक या जो भी काम करेंगे अपने जो फेयर कॉपी होगी उसी में आप उसका यूज़ करेंगे। तो किसी तरह का आपको अनफेयर मटेरियल्स जो है लाइक कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, मोबाइल एटसेट्रा, ये आप कॉलेज में लेके नहीं जाएंगे। 2-3 घंटे की बात तो है, उसके बाद फिर आपने घर आ जाना है। मोबाइल लेके जाओगे, बाहर बैग में रखोगे, चोरी वगैरह हो गया या बारिश हो गई, बैग भीग गया, तो उसकी हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेटा। तो आपको ये सब अनफेयर नहीं अपनाना है। और दूसरा, हम बात करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं। आप लोगों को जो भी कोई डाउट है, एग्जाम टाइम चल रहा है, आपको कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी टॉपिक में, वेदर इट इज अ न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस और थियोरेटिकल डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट, तो आप जो है इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें आप कमेंट्स में जो है अपना क्वेश्चंस, अपना जो भी डेरिवेशंस या कुछ भी डाउट है वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। और फिर मैं उसको, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तो मुझे उसको जल्दी से जल्दी उसको जो है आपको उसका आंसर वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं बात कर, और तीसरी बात ये है, आपको सिलेबस से पढ़ना है, सिलेबस से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, आपको जो करिकुलम हम प्रोवाइड करवाते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, वो इसीलिए प्रोवाइड करवाया जाता है कि जिससे जो है आप उससे बाहर ना जाएं। आप जो है उसको ध्यान में रखें और उसी के अनुसार पढ़ें। यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो उससे कोई पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो पैटर्न आना है, जो पेपर आना है, वो किससे आएगा, उसी से आएगा, उसी पैटर्न से आएगा। तो इसलिए
एक स्ट्रेटजी अपनाओ कि जब भी आप कुछ भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो उसमें आपने क्या करना, अपना पहले आप सिलेबस खोल के अपने सामने रख लीजिए और फिर उसके अनुसार पढ़िए कि हाँ ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। टॉपिक से बाहर नहीं जाना है आपको। पेपर भी जो बनता है वो उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही बनता है। तो इसलिए हमेशा आदत डाल लीजिए, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो या फिजिक्स का कोई सा पेपर पढ़ रहे हो, आप सिलेबस खोल लीजिए और सिलेबस के अनुसार ही आप उसको एग्जाम के लिए तैयार करें। अब हम बात करते हैं आपकी फिजिक्स के मैकेनिक्स के पेपर की, कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपके सही है, इंपॉर्टेंट वगैरह हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं आपके सामने भी। थैंक यू। तो बच्चों यदि हम बात करें फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की, दैट इज़ द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपका फर्स्ट पेपर है और इसी के अगर बात करें, ये आपका पहला पेपर होना है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्लास में पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में जहाँ तक मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वैसे तो आप लोगों ने सारा पढ़ लिया है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ के जाने ही हैं, क्योंकि वो हर साल ही पूछे जाते हैं, जहाँ तक हमने भी एनालाइज किया है, तो वो आपको करके जाने ही हैं। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन है कि भाई डिफाइन सरफेस टेंशन, क्वेश्चन आ सकता है वहाँ कि डिफाइन सरफेस टेंशन, या फिर सरफेस टेंशन का डिफाइन डेफिनेशन ना पूछ के वो पूछ सकता है डिफाइन सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कि कौन कौन से फैक्टर्स है कि जिनके ऊपर जो है सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द सरफेस टेंशन डिपेंड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ तक मुझे लगता है ये सिलेबस है आपका, इसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर मींस जाइगिर्स मेथड, ये मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है, बताया भी था क्लास में कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगिर्स मेथड जो है ये करवाया भी था और इसका डायग्राम भी बना, अगर एग्जाम में आता है तो आपको डायग्राम बनाना है और पूरा लिख के आना है इसके बारे में। जितना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उतने अच्छे मार्क्स इसके मिलेंगे। तो जाइगिर्स मेथड है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिट 5 के अंदर। दूसरा सरफेस टेंशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे सरफेस टेंशन आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा आपने क्लास 12 में ही पढ़ा होगा और आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स में भी बर्नौलीज थ्योरम जो है आपको आनी चाहिए, पूरा डिफाइन भी करना है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इसको जो है डिराइव भी करना है। आपको पता होगा कि बर्नौलीज थ्योरम का जो डेरिवेशन जो है निकल के क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्लैश एनर्जी इक्वल टू 3 एनर्जी का सम जो है किसकी इक्वल आता है, कांस्टेंट निकल के आता है आपका, ठीक। इसके अलावा आपको देख रहे होंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर। इसमें मैंने आपको क्लास में 2 डेरिवेशन कराए थे। वो 2 डेरिवेशन थे, एक एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल और एक इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो ये आपको दोनों ही करके जाना है, दोनों में से कोई एक आ सकता है जहाँ तक मेरी अपनी प्रोबेबिलिटी है। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में इस यूनिट के अकॉर्डिंग। और लास्ट है इसमें आपका पॉइसुली फार्मूला, ये टॉपिक आप देख रहे हो यहाँ, पॉइसुली फार्मूला, ये भी मैंने क्लास में कराया था, जिसमें निकल के आता है 8 पाई ईटा 4 5 ईटा एल, इस तरह से। तो ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, पॉइसुली फार्मूला क्या होता है, किस तरह से इसको डिराइव करते हैं। और एक मैंने आपको कराया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें आप एरिया और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है वो आपको डिफाइन करते हैं उसमें, दैट इज A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 निकल के आता है। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिट 5 से बनते थे मैं आपसे को डिस्कस कर चुका हूँ। दैट इज सरफेस टेंशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, जाइगिर्स मेथड आप करके जाओगे, बर्नौलीज थ्योरम भी आप करके जाओगे, एक्सेस प्रेशर सोप बबल का भी निकालने का आना चाहिए आपको, और लिक्विड ड्रॉप का भी आपको निकालना आना चाहिए। पॉइसुली फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये सब आना चाहिए। अब बात करते हैं हम इस यूनिट की 4th यूनिट की इलास्टिसिटी। हमने जैसे क्लास में पढ़ाया उसी के अनुसार हम चल रहे हैं लास्ट से फर्स्ट की तरफ। इलास्टिसिटी में जैसे हुक्स लॉ दिया हुआ है, तो आपको हुक्स लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। हुक्स लॉ सभी को पता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। दूसरा इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन हुक्स लॉ एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा वो एग्जाम में पूछ सकता है कि शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट किससे पूछेगा वो कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशो, इन सब के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये आपको पढ़ के जाना अच्छे से, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है और पॉइसन रेशो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशंस प्लस इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यदि आपको डेफिनेशन और फॉर्मूले याद नहीं है तो आप शॉर्ट नोट में क्या लिख के आओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो ये आपको आना चाहिए तीनों चीज़ें। इसके अलावा जो डेरिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेशन दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर। मैंने कहा था ये क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से एग्जाम हमने क्लास में पढ़ा है, 3-4 तरीके से घुमा के पूछता है वो, लेकिन उन सब का आंसर एक ही रहता है। टॉर्सनल रिजिडिटी का आता है, टॉर्सनल रिजिडिटी की टर्म में पूछ सकता है वो, और
ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट करके पूछ सकता है, ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस डेरिवेशन को मैंने क्लास में करवाया है, इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार आप प्रैक्टिस जब करोगे तभी हम डेरिवेशन अपना मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें और भी टॉपिक है, जैसे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। मैंने आपको बताया था ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशो, ये सब के सब क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब के सब इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। तो इसके बीच में जैसे हमने रिलेशन में लिखवाया भी था क्लास में, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस के सिग्मा। और डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस के सिग्मा, तो भी आपको प्रूव करना है। और ऐसे ही पूछ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट y, ईटा एंड सिग्मा, ठीक है। तो जहाँ पे y क्या है, यंग्स मॉडुलस, ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इस तरह सिग्मा क्या है, पॉइसन रेशो, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के मैंने आपको याद, जो क्लास में आता है वो है बच्चा, वहाँ उसको याद होगा कि मैंने 3 जो है रिलेशन आपको डिराइव कराना सिखाया है क्लास में इलास्टिक कांस्टेंट्स की। एक ये थी मेन वाली है, और इसके अलावा 2 बाकी थी, तो वो भी आप करके जाएंगे, तीनों में से कोई एक आएगी वहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके इसी में और भी टॉपिक है, जैसे इसमें आपका दिया हुआ है सेल्स मेथड दिया हुआ है। सेल्स मेथड इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी आप करके जाएंगे। इसी यूनिट 4 की मैं बात कर रहा हूँ आपका, ठीक। और इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट में बात कर चुका हूँ, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में बात कर चुका हूँ, ट्विस्टिंग कपल, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। इसके अलावा ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर, ट्विस्टिंग कपल ऑन सिलेंडर ये आप पढ़ के जाओगे। इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशंस होती है, पढ़ के जाओगे आप। शॉर्ट नोट आपको पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस तरह के, ठीक है। इसी तरह से आप अगर हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की रोटेशनल मोशन है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और 2 थ्योरम आपके सिलेबस में है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको दोनों थ्योरम करके जानी है, और दोनों में से एक थ्योरम 100% वो आएगी। ये हर साल ही वो पूछता है, एक साल वो पैरेलल पूछ लेता है, कभी परपेंडिकुलर पूछ लेता है। जिस टाइम परपेंडिकुलर नहीं पूछेगा उस टाइम पैरेलल पूछ लेगा, इसलिए दोनों थ्योरम पे आपकी कमांड रहनी चाहिए। और थ्योरम के साथ तो पीछे एक डेरिवेशन आपका जोड़ देगा। और आपको पता है कि उन आगे पूछ लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए आप। और आप, मैंने सारे क्वेश्चन क्लास में करा रखे हैं, सारी डेरिवेशंस करा रखे हैं। मैंने आपको रॉड की भी निकालनी सिखाई है, रेक्टेंगुलर लेमिना की भी सिखाई है, रिंग की कैसे निकालते हैं, डिस्क की कैसे निकालते हैं, सॉलिड स्फीयर की कैसे निकालते हैं, स्पेरिकल शेल की कैसे निकालते हैं। और इनमें से जहाँ तक मुझे लगता है स्पेरिकल शेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन भी था, हमने क्लास में भी किया है। और लेमिना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब ये डेरिवेशंस आपको क्लास में करवाए थे तो मैंने कहा था सबकी लैंग्वेज हम एक जैसी